Good morning, everyone, friends. On this on this YouTube channel of Agricultural Student Academy, स्वागत है तहे दिल से आपका दोबारा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है क्रॉप डेंसिटी, क्रॉप जियोमेट्री, क्रॉप न्यूट्रिएंट्स एंड एसेंशियल एलिमेंट्स, और मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं, जो कि फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का ही एक टॉपिक है, यूनिट 1 का। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने और 2 वीडियोस बनाए हैं, 2 और पार्ट बनाए हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट 1 ऑफ सेम सब्जेक्ट, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। तो जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ जाके उसे चेकआउट एक बार कर लें और देख लें, वरना ये टॉपिक आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो लेट्स वी बिगिन, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला है क्रॉप डेंसिटी। क्रॉप डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी क्रॉप में एक यार्ड के जो एक यार्ड का जो एक लैंड होता है, मान लेते हैं एक यार्ड का लैंड है, उसमें हमने एक राइस लगाया है जो अलग अलग स्पीसीज़ है, लेकिन है सारे राइस के ही, चाहे बासमती हो गया, नॉर्मल राइस हो गया, वगैरह वगैरह जो भी राइस है। तो एक यार्ड लैंड में नॉर्मल राइस का परसेंटेज कितना है उस टोटल क्रॉप में, उसको क्रॉप डेंसिटी कहते हैं। डिफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीसीज दैट ऑकर विद इन अ गिवन सैम्पल यूनिट और स्टडी एरिया। एक बार फिर समझते हैं फ्रेंड्स। एक यार्ड का लैंड है, मान लेते हैं, उसमें राइस लगा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया, अलग अलग स्पीसीज के राइस आते हैं, बासमती और नॉर्मल राइस लगा हुआ है। अब हमें ये पता करना है कि उसका परसेंटेज कितना है। मतलब हो सकता है 50% हो, 60-50% हो, 90-10% हो सकता है एक यार्ड लैंड में, कितना भी हो सकता है। तो परसेंटेज जानकारी हासिल करना या वो परसेंटेज जानकारी रखना को क्रॉप डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप ज्योमेट्री। पहले मैं इसके बारे में कुछ बता दूं। क्रॉप ज्योमेट्री जो होता है वो एक जानकारी है जिसमें हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि एक यार्ड लैंड में, किसी भी एक यार्ड लैंड में, पर्टिकुलर एरिया में जो क्रॉप लगा है, कोई भी क्रॉप हो सकता है, वीट, राइस, बाजरा, कोई भी हो सकता है, जो राइस लगा हुआ है उसके बीच में, किसी भी 2 क्रॉप के बीच में जो मिनिमम स्पेस गैप होता है या स्पेस डिस्टेंस होता है, वो किस शेप का है। अब हो सकता है वो हेक्सागोनल हो सकता है वो वर्टिकल हो, रेक्टेंगुलर रो में लगा हो, कैसा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है फ्रेंड्स, उसको जानना या उसकी जानकारी रखना क्रॉप ज्योमेट्री होता है। आप डिफिनेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इंटर और इंटर रो स्पेसिंग का मतलब होता है प्लांट पैटर्न। प्लांट, जैसे मैं बताया, प्लांट पैटर्न किस हिसाब से, किस तरीके से लगाया गया है, हेक्सागोनल, वर्टिकल रो, स्क्वायरल, पेंटागोनल, कैसा भी लगाया जा सकता है। तो जिस तरह लगाया गया है उसको क्रॉप ज्योमेट्री कहते हैं। तो आगे फ्रेंड बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉप न्यूट्रिएंट। तो क्रॉप न्यूट्रिएंट्स में, जैसे आप जानते हैं फ्रेंड्स, हमारा आप दोनों जानते हैं कि प्लांट्स को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होता है, सच एज हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे जो एलिमेंट्स जो होते हैं, ये प्लांट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। अगर उनको ये सही अमाउंट में नहीं मिला, सही परसेंटेज में नहीं मिला, तो उनका प्रोडक्शन तो घटेगा ही घटेगा, साथ में उनके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो भी कम हो जाएंगे उस क्रॉप में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं किस किस सॉइल में, कितने होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होगा कि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं या फिर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो हैं, वो टेस्ट करवाते हैं अपने लैंड का। वो इसलिए करवाते हैं, इसलिए ज़रूरी भी होता है क्योंकि अगर हमें पता ना हो कि हमारे क्रॉप में किस तरह के
एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि कैसे कैसे क्रॉप उसमें लग सकते हैं। मैंने कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बता दिए हैं फ्रेंड्स। वैसे तो 70 एसेंशियल एलिमेंट्स ज़रूरत होता है किसी भी क्रॉप को, लेकिन कुछ क्रॉप ऐसे भी होते हैं जिनको ज़्यादा कुछ अलग भी न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैन्योर और फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइजर जो होता है, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, क्रॉप न्यूट्रिएंट और एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही टॉपिक है। मैंने थोड़ा अलग कर दिया है क्योंकि सिलेबस में था, और जैसे मैंने बताया कि जो मैंने बताया है वहीं पर वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर मतलब होता है खाद, फर्टिलाइज़र मतलब होता है आर्टिफिशियल खाद। मैन्योर मतलब खाद क्योंकि ये डोमेस्टिक वेस्ट या लिटर से बना होता है, या एनिमल एक्सक्रीटा बोल सकते हैं आप, उससे बना होता है, या फूड वेस्ट बोल सकते हैं, जो बोले। जो भी हम अपने वेजिटेबल को पील करते हैं उसका जो वेस्ट हो जाता है, या फिर उसका जो छिलका कहते हैं उसको, वो हो जाता है डोमेस्टिक वेस्ट। गोबर हो गया या फिर अदर एलिमेंट जो होते हैं, एक्सक्रीटा होता है एनिमल्स के, उसको अगर किसी गड्ढे में अगर हम डंप कर दें और कुछ महीनों के लिए छोड़ दें, तो वहाँ का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है उस लैंड का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि उसमें नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है ज़्यादा, पोटेशियम बढ़ जाता है ज़्यादा, फास्फोरस हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, वगैरह वगैरह जितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हो सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र में क्या होता है, वो एक आर्टिफिशियल मैन्योर जिसमें, जो कि इंडस्ट्रियल द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उसमें केमिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये आप बात जान लीजिए कि मैन्योर जो है वो नेचुरल, मतलब कि वो ऑर्गेनिक मैन्योर है, जबकि फर्टिलाइज़र वो जो इनऑर्गेनिक मैन्योर है। मतलब उसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमें डाइजेस्ट कंप्लीटली करने में टाइम लगता है, ठीक है। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारे अंदर जो फैट्स होते हैं, जो हम फैट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तो तुरंत टूट जाते हैं फटाक से कुछ देर में, लेकिन फैट को टूटने में टाइम लगता है, प्रोटीन को टूटने में टाइम लगता है। आप जब दूध पीते हो इसमें प्रोटीन कंटेंट होता है, तो उसको टूटने में, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, 1 से 2 4 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट 1 से 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। वैसा ही मैन्योर और फर्टिलाइज़र है। मैन्योर जो है वो डाइजेस्ट जब डंप किया जाता है तो उसका डाइजेशन का प्रोसेस उसी दिन से शुरू हो जाता है, और वो भले टाइम लेता है लेकिन अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है उस लैंड में। लेकिन फर्टिलाइज़र के साथ ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। फर्टिलाइज़र जो है वो जल्दी डंप नहीं होता है, और ऊपर से अगर वो, हाँ, लैंड का, हर लैंड, उसी लैंड का अगर मान लेते हैं आपने फर्टिलाइज़र स्प्रेड कर दिया किसी एक पर्टिकुलर लैंड में, तो उसमें अगर आप हार्वेस्टिंग करते हो, लैंड पूरा साफ करते हो, फिर टिले जब करने जाओगे तो उस लैंड को तो पहले आप पानी दोगे, वाटर कंटेंट बढ़ाओगे, तो उसमें जो फर्टिलाइजर जो ज़मीन में अब्जॉर्ब हो जाता है, सॉइल में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो तो वहाँ से निकलेंगे। अब वहाँ से निकल के कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, डैम हो गया, लेक हो गया, कहीं ना कहीं जाएंगे। अब उस लेक या डैम में अगर कोई भी एनिमल जाता है, डोमेस्टिक एनिमल या फिर इंसान जाता है, और उस वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं किसी तरह गलती से ही, तो उनकी डेथ भी हो सकती है या उनको नुकसान हो सकता है इस चीज़ से। साइड इफेक्ट अलग अलग होते हैं अलग अलग फर्टिलाइज़र के, तो ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन मैन्योर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैन्योर पूरी तरह डिपॉजिट हो जाता है उस पर्टिकुलर लैंड में, और वो कभी भी किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करता, वो साथ ही साथ इन्वायरमेंट और वाटर पोल्यूशन को भी बचाता है होने से। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ डिफरेंस लिखा हूँ जो आप प्लीज़ देख लेना एक बार। पहला डिफरेंस जो मैंने बताया कि मैन्योर जो है वो एक ऑर्गेनिक सॉल्ट है, जबकि फर्टिलाइज़र एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इसको डिजॉल्व होने में टाइम लगता है मैन्योर को, लेकिन वो अच्छा है। लेकिन फर्टिलाइज़र को जल्दी डिजॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन जब वो किसी भी वाटर मॉलिक्यूल से जब वो मिक्स होता है तो वो हार्मफुल हो जाता है कुछ देर के बाद।
इट प्रोडक्ट इन्वायरमेंट, सही बात है। मैन्योर जो है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है और वो रिसाइकिल भी करता है वेस्ट को। बट फर्टिलाइजर के केस में इट एक्चुअली यूज काउस वाटर पोल्यूशन, जैसा मैं बताया वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। तो ये वाटर पोल्यूशन काज करता है फर्टिलाइजर फ्रेंड्स, लेकिन मैन्योर नहीं करता। मैन्योर साथ ही साथ अब देखिए, आप जो डोमेस्टिक वेस्ट जो आपके गोबर हो, गाँव घर में जो गोबर होते हैं या फिर आपके जो फूड वेस्ट होते हैं वो तो आप ऐसे फेंक देते हैं, कचरा में मिला देते हैं। लेकिन आप उसे अगर डंप कर देंगे तो आपका कम से कम तो वेस्ट तो डंप हो गया ना, तो उसकी वजह से तो आपको इधर उधर कचरा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती है। मलेरिया, डेंगू जो भी है, मलेरिया जो भी है, बीमारी नहीं फैलेगी अगर आप उसे डंप कर देंगे। बल्कि फर्टिलाइजर के साथ ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया कि वाटर में अगर वो मिक्स हो गया तो वो हमारे ह्यूमन को हार्म कर सकता है, अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया, एनिमल ह्यूमन दोनों को हार्म कर सकता है। जैसे आप जानते हैं सर फ्रेंड्स, हमारे आज के मार्केट में हर एक चीज़ में मिलावट हो गई है। कोई भी चीज़ अब नेचुरल नहीं रहा। आप खाने से लेके पहनने तक हर सामान देख लीजिए, हर चीज़ में मिलावट हो गया। आपको कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिलेगी। लेकिन जो किसान मैन्युअली उसे उगाते हैं, मैन्योर खाद से उगाते हैं, अभी भी कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ इंडिया में कुछ स्टेट्स में फार्मर्स हैं जो कि मैन्योर के द्वारा ही उसे उगाते हैं। हाँ, उन्हें टाइम लगता है ग्रो करने में, लेकिन वो फर्टिलाइज़र का मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको पता होगा फ्रेंड्स, तो अगर आपको लगता है कि फर्टिलाइज़र ही पेस्ट का ख़त्म करने के लिए या पैथोजन्स को, प्लांट के पैथोजन को ख़त्म करने के लिए ही उपायदायक है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड। मैन्योर में क्या होता है, अगर आप ध्यान दें तो एक यार्ड की दूरी में अगर एक यार्ड में अगर मान लीजिए आपने कोई भी क्रॉप लगाया है, उसमें अगर मान लिया आपने हल्दी फ्रेश एकदम हार्ड वाली जो होती है उसको अगर आपने स्प्रेड कर दिया, अर्थवॉर्म अगर स्प्रेड कर दिया, या आपके किनारे में जो ये क्या का अपन कॉर्ब उसे किराने में अगर आपने नीम का पेड़ लगा दिया ना, तो आपके जो क्रॉप है उसके पास ना ही पेस्ट आएंगे, ना ही प्लांट पैथोजेंस आएंगे, और ना ही उसे डिस्टर्ब करके उसे हार्म करेंगे उस क्रॉप को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड, जिससे हम नेचुरली अपने प्लांट को या फिर अपने क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हमारे फार्मर्स को यही चीज़ पता नहीं है जो उन्हें पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट पे। जो मैन्योर होता है वो रिच इन ह्यूमस होता है, जबकि फर्टिलाइज़र के साथ ऐसा नहीं है। फर्टिलाइज़र रिच इन ह्यूमस नहीं होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होती है वो भले ज़्यादा होगी, मैन्योर में भले कम होती है। लेकिन मैन्योर में बोलते हैं ना, कम लो लेकिन सही लो, वैसा होता है। और फर्टिलाइज़र में आप ज़्यादा दे के ले भी ले, लेकिन अगर आप लैंड में स्प्रेड कर देते हैं ना, तो भी आपको तो दिक्कत तो हो ही, क्योंकि आपका सॉइल कंटेंट, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो तो ख़राब हो ही रहा है दर प्रसार। जैसे फ्रेंड्स, जैसे हमारे फार्मर्स, आजकल के फार्मर्स जो फर्टिलाइजर का जैसे यूज़ करते हैं, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि उनका जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा बंजर हो जाए, और उस समय कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं आएगा उस सॉइल का ठीक होने में। तो फ्रेंड्स, आज ही से हमारे फार्मर्स को या किसानों को मैन्योर का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आज तक कितना डैमेज हो गया है सॉइल। अगर उसको ठीक करना है तो मैन्योर को डंप करना जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए। अगर आप ध्यान से गूगल में भी सर्च करें फ्रेंड्स, तो कुछ प्लांट्स भी ऐसे आते हैं जो कि मैन्योर का काम करते हैं। अगर आप उसे सॉइल में लगा दें और कुछ महीने के लिए छोड़ दें तो वो ग्रो करेगा। उसके बाद अगर टिलेज करें उस लैंड पे ही, तो क्या होगा, उससे वो जो प्लांट है वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा। उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो सॉइल का वो मेंटेन रहेगा, और आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी अगर आप डंप नहीं कर सकते तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ 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 जाके आप और मेरे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्रीकल्चरल वीडियोज़ हैं वो प्लीज़ जाके देखें। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। और अगर आपने सब्सक्राइब का बटन क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 क्लिक कर दें, और बॉस एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक कर दो यार। और तब तक के लिए यार, सी यार, टाटा बाय, फिर मिलेंगे।